Welcome to you all in the module of theory of demand. In this module we will cover what is the meaning of demand, individual demand, market demand, determinants of the demand, demand function, demand schedule and demand curve. So let's start. What is demand? डिमांड इज़ एन इफ़ेक्टिव डिज़ायर. डिमांड को एक इफ़ेक्टिव डिज़ायर कहा जाता है. जनरली ये डे टू डे लाइफ में ये माना जाता है कि वांट्स है वही डिमांड है, ठीक है. लेकिन डिमांड होने के लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. डिमांड के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए. एक विलिंगनेस टू परचेज, यानी एक पर्सन ये चाह रहा हो कि वो सामान खरीदे. सेकेंड वन इज़ एबिलिटी टू परचेज, यानी उसके पास परचेजिंग पावर या इनकम हो ताकि वो सामान को खरीद सके. और तीसरा विलिंगनेस टू एक्सपेंस मनी, और वो पैसे को खर्च करना भी चाहता हो, तब उस पर्सन की डिमांड को इफ़ेक्टिव डिज़ायर कहा जाता है. और इसी इफ़ेक्टिव डिज़ायर को डिमांड कहते हैं. डिमांड कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी a consumer is willing to purchase at different price and given period of time. डिमांड वो क्वांटिटी है जो कंज्यूमर कमोडिटी की उतनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है जिसके लिए प्राइस गिवन रहेगा. गिवन प्राइस पे जितनी क्वांटिटी कंज्यूमर डिमांड करना चाहता है या ख़रीदना चाहता है उसी को डिमांड कहा जाता है. और इसके लिए टाइम पीरियड का मेंशन होना भी ज़रूरी है. तो वो क्वांटिटी जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम और गिवन प्राइस पे कंज्यूमर परचेज करने को तैयार है, उसी क्वांटिटी को डिमांड कहा जाता है. एक शेड्यूल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. शेड्यूल में प्राइस और कमोडिटी को दिया गया है. प्राइस 5, 10, 15, 20 और 25 है. 5 रुपीज़ पे कंज्यूमर 50 क्वांटिटी परचेज करने को रेडी है. 10 रुपीज़ पे 40, 15 रुपीज़ पे 30, 20 रुपीज़ पे 20 और 25 रुपीज़ पे 10 क्वांटिटी कंज्यूमर परचेस करने को रेडी है. तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड धीरे धीरे कम होती जा रही है. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहा जाता है. इन फैक्टर्स में कंज्यूमर की डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स में पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, यानी जिस कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं उसका प्राइस उसको इन्फ्लुएंस करता है. प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी का कंज्यूमर की डिमांड से इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. जब प्राइस का ओन कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा होगा तो कंज्यूमर की डिमांड कम हो जाती है क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर घट जाती है. और जब प्राइस क्या होगा, कम होगा, तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ने के कारण उसकी डिमांड ज़्यादा होती है. तो ओन कमोडिटी के कम प्राइस पे ज़्यादा डिमांड होती है और प्राइस के बढ़ने पे उसकी डिमांड कम कर दी जाती है. दूसरी है इनकम ऑफ द बायर. इनकम ऑफ द बायर का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है नॉर्मल गुड के केस में. अगर गुड्स नॉर्मल गुड्स हैं तो जब बायर की इनकम बढ़ती है तो उसकी परचेजिंग पावर भी बढ़ती है और परचेजिंग पावर के बढ़ने के कारण बायर ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदता है. तो हायर इनकम पे उसकी डिमांड ज़्यादा और लेस इनकम पे उसकी डिमांड कम होती है. तो इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या पॉजिटिव रिलेटेड है डिमांड ऑफ द कमोडिटी इन केस ऑफ द नॉर्मल गुड. तीसरा होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जिसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. प्राइस रिलेटेड गुड्स 2 तरीके की होती हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा सब्स्टिट्यूट. प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी गिवन कमोडिटी की डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको साथ में ही यूज़ किया जाता है. दे आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई द पर्टिकुलर वांट. जैसे टी है, शुगर है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. बैट बॉल है, शूज़ सॉक्स है,
और पेन और इंक है, बाइक और पेट्रोल है, पेन और इरेजर है, पेंसिल और इरेजर है, तो ये ब्रेड एंड बटर हैं। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं जिनको एक साथ कंज्यूम किया जाता है, एक दूसरे के बिना ये लगभग इनकम्प्लीट सी होती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस गिवन कमोडिटी को की डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें, हम एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लेते हैं, कॉम्बिनेशन लेते हैं शूज़ और सॉक्स का। गिवन कमोडिटी हम सॉक्स को लेते हैं और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स शूज़ को लेते हैं। तो हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि सॉक्स की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है अगर शूज़ के प्राइस में चेंज हो रहा है और सॉक्स का प्राइस कांस्टेंट है। शूज़ का प्राइस अगर बढ़ गया तो शूज़ के बायर कम होंगे, शूज़ के बायर कम होने की वजह से सॉक्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो सॉक्स के डिमांड पे फ़र्क शूज़ के प्राइस के चेंज होने से हो रहा है। तो शूज़ का प्राइस बढ़ने से सॉक्स की डिमांड घट रही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अगर बढ़ेगा तो गिवन कमोडिटी की डिमांड घटेगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अगर घटेगा तो गिवन कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी। दूसरी गुड होती है सब्स्टिट्यूट गुड। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के प्लेस पे रिप्लेस की जा सकती हैं, क्योंकि दोनों सेम काइंड ऑफ नीड को सेटिस्फाई करती हैं। तो एक ही तरह की नीड को सेटिस्फाई करने के कारण एक कमोडिटी की जगह पे दूसरी कमोडिटी का यूज़ किया जा सकता है। ऐसे गुड्स को सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। सब्स्टिट्यूट के गुड्स के एग्जाम्पल में टी, कॉफ़ी, कोका कोला और पेप्सी, पेन, पेंसिल, सीडी, डीवीडी, राइस एंड व्हीट, इनके एग्जाम्पल को लिया जा सकता है। ये सब सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कैसे गिवन कमोडिटी की डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉफ़ी और टी का। हम लेते हैं कि कॉफ़ी गिवन कमोडिटी है और टी उसका सब्स्टिट्यूट है। टी के प्राइस में चेंज होने पे कॉफ़ी की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। टी सब्स्टिट्यूट गुड है, टी का अगर प्राइस इंक्रीज़ कर जाता है तो टी के कस्टमर कम होंगे और वो शिफ्ट कर जाएंगे कॉफ़ी पे और कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो टी के प्राइस बढ़ने पे कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है और टी का प्राइस कम होने पे कुछ बायर कॉफ़ी के हैं जो टी पे शिफ्ट कर जाएंगे, जिसके कारण कॉफ़ी की डिमांड घट जाएगी। तो टी के प्राइस बढ़ने पे सब्स्टिट्यूट गुड टी के प्राइस के बढ़ने पे गिवन कमोडिटी कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है और सब्स्टिट्यूट गुड टी के प्राइस घटने पे कॉफ़ी की डिमांड गिवन कमोडिटी कॉफ़ी की डिमांड घट जाती है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होती हैं वो पॉजिटिवली रिलेटेड होती हैं। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एंड डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी आर पॉजिटिवली रिलेटेड। नेक्स्ट फैक्टर है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बढ़ने पे डिमांड ज़्यादा और पॉपुलेशन के घटने पे डिमांड कम हो जाती है। तो पॉपुलेशन का भी पॉजिटिव रिलेशन है। ज़्यादा पॉपुलेशन होने पे कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा और कम पॉपुलेशन होने पे कमोडिटी की डिमांड कम होती है। इसके साथ ही टेस्ट, फैशन और प्रेफरेंस भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर कमोडिटी टेस्टी है और विद इन लेटेस्ट फैशन में है और प्रेफरेंस में है तो उस कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा, और कोई चीज़ें अगर आउट ऑफ फैशन है, टेस्टलेस हैं और नॉन प्रीफर्ड गुड्स की कैटेगरी में आती हैं तो उनकी डिमांड कम होती है। नेक्स्ट है वेदर। सीजन एंड वेदर भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा होगी, जैकेट्स की डिमांड ज़्यादा होगी, आइसक्रीम की डिमांड कम होगी। रेनी सीजन में रेनकोट की डिमांड, अम्ब्रेला की डिमांड ज़्यादा होगी और समर सीजन में हाफ स्लीव शर्ट हैं,
कॉटन क्लोथ्स हैं, इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो डिमांड को इन्फ्लुएंस, हाँ, डिमांड सीज़न और वेदर से भी इन्फ्लुएंस होती है। सो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर सोसाइटी में ज़्यादा सेक्शन, पूरा का पूरा सेक्शन पुअर है तो भी डिमांड कम हो जाती है। अगर पूरे के पूरे सेक्शन रिच हैं तो उनकी सेविंग ज़्यादा होने के कारण भी उनकी डिमांड कम होती है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में इनकम का, तो ऐसे केस में डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो रिचर सेक्शन की और पुअरर सेक्शन की दोनों की डिमांड कम होती है। और जबकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने पे, अगर सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, नाइदर देयर आर मोर रिच नार देयर आर मोर पुअर, इन दिस केस द डिमांड विल बी मैक्सिमम। तो इसमें से कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, जबकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट डिमांड को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ओन कमोडिटी का प्राइस, इनकम बायर की, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस, ये इंडिविजुअल इनकम को, इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। जबकि पॉपुलेशन, टेस्ट, फैशन एंड प्रेफरेंस, सीजन एंड वेदर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स हैं। Let's understand what is individual demand and market demand. Individual demand is the quantity of the commodity an individual consumer willing to purchase at different price and given period of time. For example, demand of buyer A, demand of buyer B, etc. इंडिविजुअल डिमांड का मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस या गिवन प्राइस या गिवन टाइम पे एक अलग अलग इंडिविजुअल बायर जितनी क्वांटिटी खरीदने को तैयार होते हैं, उसको इंडिविजुअल डिमांड कहा जाता है। जैसे एग्जांपल लें कि इकोनॉमी में या एक मार्केट में 4 पर्सन हैं, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, और राइस का प्राइस है 25 रुपीज़ पर केजी। इस 25 रुपीज़ पर केजी के रेट पे पर्सन ए है 4 केजी परचेज करना चाहता है, पर्सन बी 5 केजी परचेज करना चाहता है, पर्सन सी 6 केजी और पर्सन डी 7 केजी परचेज करना चाहता है। तो ये उनकी इंडिविजुअल डिमांड है। पर्सन ए की 4, पर्सन बी की 5, पर्सन सी की 6 और पर्सन डी की 7 केजी, ये उनकी इंडिविजुअल डिमांड है। सो व्हाट इज़ मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड इज़ द क्वांटिटी of the commodity all the consumers are willing to purchase at given time and given price. It is the sum of individual demand. तो मार्केट डिमांड क्या है? ये टोटल कमोडिटी है, क्वांटिटी है कमोडिटी की, जो मार्केट के सारे बायर मिलकर के परचेज करना चाहते हैं उसी गिवन प्राइस पर और गिवन टाइम पे, उसी को मार्केट डिमांड कहते हैं। इसी को ये इंडिविजुअल डिमांड का सम अप होता है। जैसे अभी हम पिछला एग्जांपल लिए कि बायर ए की डिमांड 4 केजी है, बी की 5, सी की 6 और डी की 7 केजी है। तो मार्केट डिमांड जो होगी, प्राइस, अगर राइस का प्राइस 25 रुपीज़ पर केजी है तो 25 रुपीज़ पर केजी पे टोटल मार्केट डिमांड, हम इन चारों की डिमांड को सम अप कर लेंगे। 4 + 5 + 6 + 7, तो 22 केजी जो हुई, ये टोटल मार्केट की डिमांड हो गई, जो हमको 4 + 5 + 6 और 7 को ऐड करने पे मिली। तो 25 रुपीज़ पे मार्केट की डिमांड जो होगी वो 22 केजी, और इंडिविजुअल बायर ए की डिमांड 4 केजी, इंडिविजुअल बायर बी की डिमांड 5 केजी, इंडिविजुअल बायर सी की डिमांड 6 केजी और इंडिविजुअल बायर डी की डिमांड 7 केजी होगी। तो मार्केट डिमांड का फार्मूला जो है वो QA + QB + QC एंड सो ऑन। तो जितने भी बायर हैं इंडिविजुअल बायर, उनकी डिमांड को सम अप करके हम मार्केट डिमांड फाइंड आउट करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डिमांड फंक्शन।
डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप between demand and factors affecting demand. It can be expressed as Q is equal to function of P, PC, PS, Y, T, F. तो Q क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड है, डिमांड है, और फंक्शन है, फंक्शन होता है किससे रिलेटेड है? ये रिलेशनशिप बताता है कि क्वांटिटी जो है प्राइस से भी इन्फ्लुएंस हो सकती है, क्वांटिटी जो है कम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस से भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, जो क्वांटिटी जो डिमांड की क्वांटिटी है सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस से भी इन्फ्लुएंस हो सकती है, इनकम से भी इन्फ्लुएंस हो सकती है, टेस्ट और फैशन से भी। तो ऊपर के एग्जांपल में Q जो है वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, डिमांड को, Y जो है वो इनकम को रिप्रेजेंट करता है, PC जो है प्राइस, P जो है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी को, T जो है टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड को PC से रिप्रेजेंट किया जाता है, फैशन को F से, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड को S से रिप्रेजेंट किया गया है, PS से। तो P जो है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, PC प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड, PS प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, Y जो है इनकम है, T है टेस्ट, F फैशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सारे डिटर्मिनेंट से डिमांड के रिलेशनशिप को डिमांड फंक्शन कहा जाता है। जैसे कभी कभी डिमांड फंक्शन दिया जाता है Q इज़ इक्वल टू 2 + 3P। डिमांड फंक्शन अगर दिया है Q इज़ इक्वल टू 2 + 3P। अब इस डिमांड फंक्शन पे ये बताया जाएगा कि अगर प्राइस 1 रुपीज़ है तो कितनी क्वांटिटी डिमांड की जाएगी। तो Q इज़ इक्वल टू 2 + 3P। तो P की जगह 1 रख देंगे, तो P आपका जो डिमांड होगा 5 क्वांटिटी डिमांड करेगा कंज्यूमर, क्योंकि उसमें इस फार्मूले में P की जगह आप 1 रिप्लेस कर देंगे। अगर प्राइस 2 रुपया है तो कंज्यूमर की डिमांड कितनी होगी? तो जब प्राइस 2 रुपीज़ है तो कंज्यूमर की डिमांड को निकालने के लिए Q इज़ इक्वल टू 2 + 3P में P की जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 + 2 8 यूनिट्स कंज्यूमर डिमांड करेगा। तो इस तरीके से डिमांड फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द commodity quantity of the commodity a consumer willing to purchase at different price and different time। अब डिमांड शेड्यूल क्या है? टेबुलर प्रेजेंटेशन है जिसमें प्राइस और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइस क्या है? 5, 10, 15, 20 और 25। और क्वांटिटी 5 रुपीज़ पे 50 क्वांटिटी परचेस करना चाहता है कंज्यूमर, 10 पे 40, 15 पे 30। इस तरीके से अलग अलग प्राइस पे कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी को परचेज करना चाहता है, इसके सेट को अगर टेबल में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको डिमांड शेड्यूल कहते हैं, और अगर ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाए तो इसको डिमांड कर्व कहा जाता है। तो डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी अ कंज्यूमर विलिंग टू परचेज एट डिफरेंट प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड कर्व को देखने के डिमांड कर्व देखते हैं। ये ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे प्राइस को दिखाया गया है। 50 रुपीज़ प्राइस पे कंज्यूमर 5 यूनिट परचेस करने को तैयार है। 40 रुपीज़ प्राइस पे कंज्यूमर 10 यूनिट्स खरीद रहा है। 30 रुपीज़ प्राइस पे कंज्यूमर 15 यूनिट्स खरीद रहा है। 20 रुपीज़ प्राइस पे कंज्यूमर 20 यूनिट्स परचेस कर रहा है, और 10 रुपीज़ प्राइस पे कंज्यूमर 25 यूनिट्स परचेस कर रहा है। तो ये डिमांड कर्व है जो ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड शेड्यूल देख लेते हैं कि क्या होता है और इसका कर्व। जैसे प्राइस दिया हुआ है, DA DB दिया है। प्राइस क्या है? कमोडिटी का प्राइस है 5, 10, 15, 20, जिस पे बायर की डिमांड को दिया गया है। ए बायर 8 यूनिट, 7 यूनिट, 6 और 5 यूनिट्स खरीदना चाहता है, जबकि बी बायर जो है 7, 5, 3 और 1 यूनिट खरीदना चाहता है। मार्केट डिमांड कैलकुलेट करने के लिए हम DA और DB को सम अप कर देंगे। तो 5 रुपीज़ पे मार्केट डिमांड जो है 8 + 7 15 है। 10 रुपीज़ पे मार्केट डिमांड 7 + 5 12 है। 15 रुपीज़ पे मार्केट डिमांड 6 + 3 9 है, और 20 रुपीज़ पे मार्केट डिमांड 5 + 1 है, यानी 6 है। तो अलग अलग प्राइस पे मार्केट डिमांड 5 पे 15, 10 पे 12, 15 पे 9 और 20 पे 6 यूनिट, ये मार्केट डिमांड को रिप्रेजेंट किया गया है। इसी मार्केट डिमांड को
कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करना मार्केट डिमांड कर्व है। इस ग्राफ में मार्केट डिमांड कर्व और इंडिविजुअल डिमांड कर्व को भी दिखाया गया है। DA जो है बायर ए का डिमांड कर्व है जो ब्लू कलर से, DB बायर बी का डिमांड कर्व है और DM मार्केट का डिमांड कर्व है जो कि ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है।